नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर रवि कन्नन को मिला रैमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में किया गया था गठित। एक देश एक चुनाव के मामले पर तैयारी हुई तेज, सरकार ने गठित किया है पैनल, जल्द आएगी रिपोर्ट। और चंद्रमा के बाद अब सूर्य है अगली मंजिल, आदित्य L1 की तैयारी पूरी। श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को होनी है रवानगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर इस बुलेटिन को आप PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए अब डालते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट R रवि कन्नन को साल 2023 के रैमन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे साल 2007 के असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर के पद पर हैं। डॉक्टर कन्नन चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें असम में कैंसर ट्रीटमेंट में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। उनकी अप्रोच प्रो पुअर और पीपल सेंट्रिक है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में साल 1957 में गठित किया गया था। यह अवार्ड उनकी जयंती पर 31 अगस्त को आयोजित होता है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। 1958 से लेकर 2008 तक ये पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। साल 2009 से ये अवार्ड किसी फिक्स्ड कैटेगरी के लिए नहीं दिया जाता है। साल 2000 से इसमें इमर्जेंट लीडरशिप की एक कैटेगरी जोड़ी गई थी, जिसमें अभी तक अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए ग्रांड फोर्ड फेडरेशन द्वारा मुहैया कराया जाता है। ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गौरतलब है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो सूरज पर मिशन भेजेगा। इसका काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को भारतीय समय सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन में PSLV के जरिए 1475 किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और किसी सैटेलाइट को कक्षा में बनाए रखने के लिए लगने वाला बल बराबर होता है। जब किसी सैटेलाइट को इस बिंदु पर प्लेस किया जाता है तो इस बिंदु पर बनाए रखने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना पड़ता। गौरतलब है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है। इस मिशन के जरिए इसके बारे में गहन जानकारी जुटाई जाएगी। मिशन में लगे पेलोड सूर्य की ऊपरी वायुमंडलीय परतों का अध्ययन करेंगे। सूर्य का रेडिएशन, ऊष्मा, फ्लो ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा सूर्य के कई मैग्नेटिक और थर्मल फिनोमेना एक्सट्रीम नेचर के हैं, जिनके बारे में जानकारी कई तरह की आपदाओं से बचाएगी। अब आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है और इस नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे होनी है। इस बैच में एडमिशन आप ले सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके। साथ ही साथ इस बैच पे अमृत लाइव कोड के इस्तेमाल से आप इसे 29,999 में ही प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किया है। यह पैनल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में साल 2014 से ही है। इस अवधारणा से मतलब है कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने से प्रशासनिक तंत्र पर बोझ और वित्तीय खर्चा भी ज्यादा होता है। साथ ही नेता वर्ग चुनावी कार्यों में उलझे रहते हैं और लोक कल्याण के कार्यों में वक्त कम दे पाते हैं। विधि आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। दरअसल लोगों के लिए एक ही बार में वोट कराना आसान होगा। सरकार भी प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। चुनावी मोड होने के चलते नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर बार बार चुनावी ड्यूटी का बोझ भी कम होगा। इन लाभों के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी बताए जा रहे हैं। इस अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जो कि बहुत आसान नहीं है। दूसरा, चुनाव एक साथ होने से क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का एक मुद्दे पर एक पेज पर होना मुश्किल है। विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध ही किया जा रहा है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में काउंटर टेररिज्म गतिविधियों को जारी रखने की बात कही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ये बयान दिखाता है कि मानवता के प्रति अपराध जारी रहेंगे। गौरतलब है कि बीते साल 31 अगस्त को यूएन ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन जिनजियांग ट्रुथ एंड फैक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। 2023 की शुरुआत में यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस रिपोर्ट की लगातार मॉनिटरिंग की बात कही थी। उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि ये समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इसके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहां डिटेंशन कैंप्स लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। हालांकि चीन हमेशा इसे नकारता रहा है। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉच यूएस स्थित एक इंटरनेशनल एनजीओ है। यह मानवाधिकारों की वकालत और उनके संबंधित रिसर्च को अंजाम देता है। आइए अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। श्रीमती जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन और सीईओ नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रेलवे बोर्ड के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी का 1 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। एलआईसी का गठन संसद के एक अधिनियम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की जा रही है और इसका मकसद मिशन पोषण 2.0 के तहत व्यापक तौर पर कुपोषण को मिटाना है। इसकी थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत रखी गई है। साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान को सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था। लद्दाख के लेह में 1 से 7 सितंबर 2023 के बीच क्लाइमेट फुटबॉल कप का आयोजन किया जा रहा है। ये लद्दाख में आयोजित होने वाला पहला प्रोफेशनल फुटबॉल इवेंट है। साथ ही ये भारत का पहला जीरो पॉलीथीन मिनिमल वेस्ट फुटबॉल इवेंट है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अश्वी लोहाने, जया वर्मा सिन्हा, प्रकाश श्रीवास्तव या फिर माधवी पुरी बुच? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट फुटबॉल कप का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पैनल का गठन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें में से कोई नहीं? चलिए अब नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, सोयमरिया थाई परंपरा प्रचलित है कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल में? जिसका सही जवाब है विकल्प बी यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न था, रेड सैंड बोआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जहरीला सांप है। दोमुहा सांप होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व है, जिससे इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका IUCN स्टेट्स इंडेंजर्ड है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प डी यानी इनमें में से कोई भी नहीं। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आप सब लोगों ने सभी खबरें ध्यान से सुनी होंगी। कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।